मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव में जहां स्टार प्रचारकों का दौर जारी है, डबरा पहुंचे बीजेपी और सपा स्टार प्रचारक ने अपने अपने विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली, उनकी आलोचना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर कटाक्ष किए और कहा कि आइटम शब्द कहने वालों का जवाब 3 तारीख को जनता देगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासत गर्मा गई है। जी हां, सीधे तौर पर अब स्टार प्रचारक जो है एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासत गरमाई और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब डबरा पहुंचे, इमरती देवी के समर्थन में जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को रडार पर लिया। सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ ने शब्द बोला था इमरती देवी के लिए कि वो आइटम किस तरह की हैं, ये जो शब्द बोला गया था, अब इस शब्द का जवाब 3 तारीख को यानी कि वोटिंग वाले दिन जनता उन्हें जवाब देगी। जो इमरती देवी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, महिला के लिए इस तरीके का आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी लगातार सक्रिय होती नज़र आ रही है, क्योंकि एक और जहां पर कांग्रेस अपने आप को डबरा में मजबूत समझ रही है, क्योंकि कांग्रेस की पारंपरिक सीट जो है मानी जा रही है डबरा। लेकिन ऐसे में जब इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए तो सीधे तौर पर वो भी कांग्रेस को बाय बाय करती नजर आई और उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी से ही विधायक कांग्रेस की विधायक रही हैं इमरती देवी। जब वो डबरा से चुनाव लड़ी तो कांग्रेस की टिकट पर लड़ी थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। अब उसी के बाद उपचुनाव भी डबरा में हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ से एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ इमरती देवी पूरी तरह से तैयार हैं। वो कह रही हैं कि जनता एक बार फिर से मुझे आशीर्वाद देगी और इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। स्टार प्रचारकों का हल्ला बोल जारी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कांग्रेस को जमकर घेरते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चंबल संभाग की ये सीटें जहां पर उपचुनाव में सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, स्टार प्रचारकों का दौर जारी है। डबरा में ही आप मौजूद हैं, जहां पर इमरती देवी की सभा को संबोधित करने पहुंची ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीधे तौर पर कटाक्ष किया गया कांग्रेस पर। बिल्कुल जी, बता दूंगा जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की महासभा ये डबरा में यहाँ पर हुई और इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार की आंच और जनता से सपोर्ट की बात की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर भी जमकर कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने बताया कि विकासों को किस तरीके से चंबल क्षेत्र का जो विकास कार्य था उन्होंने सीधे तौर पर रोक दिया और इसके चलते उनको यह कदम उठाना पड़ा और कई बार फाइलों को लेकर, विकास कार्यों की फाइलों को लेकर यहाँ मुलाकात संभव नहीं हो पाती थी। तो इन तमाम चीजों पर उन्होंने गौर किया। और वहीं दूसरी ओर डबरा में जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर आइटम वाले मामले पर भी जमकर कटाक्ष किया कि किस तरीके से पूर्व सीएम आलोचना करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं। तो साफ है कि चुनावी चौपेच की जो कड़ियां हैं इसके तहत लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं पारिवारिक साख की बात की जाती है। परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि सिंधिया परिवार कभी किसी सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय विकास को सर्वोपरि रखा है। तो साफ है सुनील जी की जिस तरह से लंबे समय से यहाँ कांग्रेस की सत्ता रही और सत्ता के साथ साथ यहाँ पर विकास अवरुद्ध हुआ, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पूरा इसका टीका फोड़ दिया जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी वहां पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र, किस तरह के मंचों से
बयान दिए जा रहे हैं, किस तरह की बातें की जा रही हैं और किन एजेंडों को लेकर बाकी अन्य राजनीतिक दल भी चल रहे हैं? देखिए सुनील जी, जिस तरह से थर्ड फ्रंट को लेकर जनता में जो अवरुद्ध विकास है उसको लेकर कई बार ये सामने आता है कि चीजें जिस तरीके से मूलभूत सुविधा और विकास के मुद्दों पर जनता यहाँ पर उनके विकास अवरुद्ध है। और तीसरे विकल्प के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी अपना सत्ता हासिल की है। और जिस तरह सपा कार्यकर्ता दीपनारायण यादव द्वारा यह आलोचना की गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों डाल डाल पात पात का काम करते हैं और एक दूसरे को शामिल होते हैं और जनता के हाथ में कटोरा ही थमा देते हैं। तो सीधे तौर पे विकास को लेकर और सुविधाओं को लेकर यह बात दीपनारायण सिंह यादव ने की है। और दीपनारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं और उनको कई सूझबूझ कई बार उनकी पत्नी भी उनकी चुनाव में जीती है। तो देखने में यही आता है साफ तौर पे कि अब जो कटाक्ष कर रहे हैं इंडिया परिवार को जोड़ते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को एक ही डाल डाल पात पात की बात कर रहे हैं। तो ये तौर पे जनता के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं और जो लोग हैं, सभाएं हो रही हैं, एक बड़ा जन सैलाब भी यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि थर्ड फ्रंट के जो प्रत्याशी होते हैं उनके पास चूंकि आर्थिक तंगी होती है और जिसके चलते वह प्रचार प्रसार समय से जनता के पास नहीं हो पाता है। और ये यहाँ पर बड़ी पार्टियों के लिए लगातार जिस तरह जन सैलाब मिलता है तो ये सैलाब निश्चित ही रसूख की दम पे मिलता है, पैसों की दम पे मिलता है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि चुनाव में थर्ड फ्रंट अपनी जमीन खोजती ही नजर आती है और बड़ी पार्टी यहाँ पर बाजी मार जाती है। बिल्कुल शैलेंद्र, ज़मीन को बचाने की कोशिश तो लगातार की जाती है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं ये कहना होगा विपक्ष का और बाकी तमाम छोटी पार्टियों का कि बहुत पैसा नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए हम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं या फिर हम अपनी सियासी ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन यही वो जनता है शैलेंद्र जो तमाम पैसे का मोह और तमाम प्रलोभनों का मोह त्याग देती है। यही वो जनता है जब एक फ़कीर को सिंहासन पर पहुंचा देती है। यही वो जनता है। किस तरह का भ्रम पाले रहती हैं ये राजनीतिक पार्टियां। अगर शुरू से ही आप इस दिमाग में ये सारी फितूर रख कर चलेंगे कि पैसा नहीं है इसलिए हम जनता की नब्ज नहीं टटोल पा रहे, तो जाहिर तौर पर हो गई आपकी राजनीति। क्योंकि आपको जनता के बीच जाकर अगर इस तरह की बातें ही करनी है तो जनता साफ तौर पर समझ जाएगी कि जीतने के बाद तो आप पैसा कमाएंगे। सुनील जी, साफ है कि जिस तरह से जनता की नब्ज टटोलना मुश्किल है, चूंकि आज के आधुनिक दौर में डिजिटल दौर है और सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन अगर संगठनों की दोनों बड़ी पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर उठाव पटक के जो चलते हैं उसमें तमाम चाहे जातिगत संगठन हो चाहे जातिगत विभिन्न दूसरे संगठन हो उनको लुभाने की कोशिश की जाती है। और पूर्व के अगर चुनाव की बात करें तो शराब, पैसा, साड़ियाँ, कपड़े, इन तमाम चीजों के प्रलोभन जनता को चुनाव के टाइम पे मिलते थे। अब अगर वर्तमान में आबकारी भी चूंकि अमला यहाँ सक्रिय है लेकिन रसूख दोनों पार्टी की है। यहाँ प्रशासनिक अमले को साफ पता है कि यहाँ पर सरकार दोनों में से किसी की होती है और अगर वह प्रशासनिक अधिकारी उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवधान डालता है तो उसका निश्चित ही सत्ता में आने के बाद यह पार्टी एक लंबा हश्र करती है उस अधिकारी के साथ। तो यहाँ पर एक मिली जुली चीजें भी सामने आती हैं कि ये रसूख का जो खेल है बड़ा क्षेत्रीय स्तर पे और निश्चित स्तर पे काफी बड़ा खेल होता है और इन खेलों में पिछती केवल जनता ही नजर आती है। अभी जो समीकरण बन रहे हैं बहुत संक्षेप में शैलेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और जनता की नब्ज को आप बखूबी समझ रहे हैं, टटोल रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि देखिए जनता चाहती क्या है। जनता सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार अभी भी वाट जो रही है। जनता कह रही है कि ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में हो, ऐसी पार्टी हमारे बीच में हो जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, यही चाहती है जनता। लेकिन इन सब के बीच किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? एक और चीज है जहाँ बीजेपी की सभाओं में जमकर जन सैलाब दिखता है तो वहीं कांग्रेस में भी उसका 70% उसका असर दिखता है। लेकिन जनता की नब्ज की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान में कांग्रेस विधायक इमरती देवी यहाँ बीजेपी में शामिल हुई हैं तो कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसे जनता के पार्ट हैं जहाँ पर उनको आक्रोश भी नजर आता है और कई लोग इसको समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो निचले स्तर की जनता है क्योंकि ना कार्यकर्ता है ना ही किसी पार्टी से संबंध रखती है, उनको अपनी रोजमर्रा या
रोजी रोटी की जरूरत होती है, तो वह जनता तो पिसती नजर आती है। उनको पार्टी के राजनीतिक समीकरणों से और तमाम चीजों से मतलब नहीं होता। लेकिन वोट बैंक की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर जातीय समीकरण के तहत वोट बैंक भी देखा जाता है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो एक फिक्स वोट बैंक माना जाता है, एक जाति विशेष का माना जाता है। बिल्कुल समाजवादी जाहिर पार्टी का तौर वोट पर बैंक शैलेंद्र ये देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए जनता तो खैर अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि आधुनिकता के दौर में और लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने जो प्रलोभनों का सिलसिला खोल के रखा है, जो पिटारे खोल दिए जाते हैं, उससे भी जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां काम ही सिर्फ दिग्भ्रमित करने का होता है उनका, और सीधे तौर पर अपनी वोट बैंक को वो बचा लेते हैं और अपने अपने खेमे की तरफ जनता को मोड़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।